सर पर चढ़ जा मेरे। अरे देख रिचा, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तू देखते ही खुश हो जाएगी, जल्दी से आजा। क्या लाई है मम्मी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ ये देख, मैं तेरे लिए वरुण की शादी में पहनने के लिए 2 साड़ियां लाई हूँ। इनका काम तो देख कितना बारीक है, और ये रंग तेरे ऊपर खूब जचेगा। मेरी बहू की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ियां तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों मेरे लिए हैं? हाँ बाबा, ये दोनों तेरे लिए ही है। वरुण की शादी तय हो गई है, तो मैंने सोचा तुझे साड़ियां खरीदनी तो है ही, तो क्यों ना मैं तेरे लिए ले चलूं। मम्मी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। वैसे ये साड़ियां बहुत महंगी लग रही है, कितने की है? अरे तो महंगी सस्ती छोड़, तुझे क्या करना है कितने की भी हो, तू तो बस इसे अच्छे से पहन के तैयार होना। मम्मी जी थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अब जा मेरे लिए चाय बना दे, चाय पीकर प्रीति के घर शगुन भी भेजना है। अब शादी में ज्यादा दिन नहीं है, 5 दिन तो ऐसे ही शादी की तैयारियों में निकल जाएंगे देखते देखते। जी मम्मी जी, अभी चाय बनाती हूँ। ऋचा किचन में गई और थोड़ी देर में शकुंतला के लिए चाय बनाकर ले आई। शकुंतला चाय पीकर ऋचा के साथ शादी के कामों में लग गई। शादी की तैयारी जल्दी जल्दी खत्म जो करनी थी। उनके छोटे बेटे वरुण की शादी को अब सिर्फ 5 दिन रह गए थे, तभी तरन और वरुण ऑफिस से आ गए। अरे मम्मी, क्या चल रहा है? आप बड़ी बिजी लग रही हैं। बस बेटा, शादी में जो कपड़े और गहने प्रीति बहू को चढ़ाने, वो सब रीचा को दिखाकर रख रही थी। रीचा को जो अच्छा लगे वही दूंगी प्रीति को। अब आजकल की बहुओं को क्या पसंद है, यह मुझ बुढ़िया को क्या ही पता होगा। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपकी पसंद तो 1 नंबर है। तभी तो आपने रीचा को मेरे लिए और प्रीति को वरुण के लिए पसंद किया है। हाँ मम्मी, आपको तो सब पता होता है। अच्छा मम्मी, मेरी हलवाई से बात हो गई है, वो टाइम से आ जाएगा। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तरन, तेरी बात हो गई ना पंडित जी से? हाँ मम्मी, मैंने ऋचा से कह तो दिया था पंडित जी को बोलने के लिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैंने सब कर दिया है जैसा आपने कहा था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया है। हाय, मेरी बहू कितनी गुणी है, मेरे तो भाग ही खुल गए। जीती रहो बहू। चलिए अब आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ भाभी, जल्दी से खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है। ऋचा ने सबके लिए खाना लगा दिया। सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऐसे ही हर दिन शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया। वरुण और प्रीति की शादी धूमधाम से हुई और प्रीति घर की छोटी बहू बनकर शकुंतला जी के घर आ गई। आज प्रीति की पहली रसोई है। प्रीति बेटा, जरा इधर आना तो। जी मम्मी जी। प्रीति बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। तुझे पता है ना, आज सुबह का नाश्ता तुझे बनाना है। जी मम्मी जी, क्या बनाऊं नाश्ते में? बेटा, नाश्ते में जलेबियां, कलब कचौरी और आलू की सब्जी बना ले। सब्जी कचौरी तो बनानी आती होगी ना? जी मम्मी जी, मुझे आता है, मम्मी ने सिखाया था, मैं बना लूंगी मम्मी जी। हाँ प्रीति, और सुनो, सब्जी थोड़ी चटपटी बनाना, हमारे यहाँ सबको चटपटा खाना ही पसंद है। जी भाभी, मैं बना लूंगी, कचौड़ियों के साथ चटपटी सब्जी अच्छी लगती है। ऐसा बोलकर प्रीति किचन में चली गई और ऋचा ने शकुंतला से कहा, मम्मी जी, मैं थोड़ी सी प्रीति की हेल्प कर देती हूँ। वो क्या है ना, घर में अब तक सब मेरे हाथ का ही खाना खाते थे, पता नहीं प्रीति के हाथ का खाना सबको कैसा लगे। अरे नहीं ऋचा बेटा, उसे बनाने तो दे, अब वो भी इस घर की बहू है, देखते हैं उसके हाथों में कैसा स्वाद है। तब तक तू घर की डस्टिंग कर दे। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। ऋचा ने पूरे घर की डस्टिंग कर दी। थोड़ी देर में प्रीति ने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। सब नाश्ते के लिए आ गए। प्रीति ने सबको नाश्ता सर्व किया। ये कचौड़ियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, और जलेबियों का तो क्या ही कहना, स्वाद तो है बेटा तुम्हारे हाथों में। इधर आओ मेरे पास, ये लो तुम्हारा नेग। थैंक यू मम्मी जी। भाभी, आपको कैसा लगा नाश्ता? हाँ प्रीति, नाश्ता अच्छा बना है। मैं ना इससे अच्छी जलेबियां बनाती हूँ, और सब्जी में जरा और कसूरी मेथी लगती। भाई मजा आ गया प्रीति, नाश्ता तो कमाल का है। लो, मेरी तरफ से ये 501 रुपये तुम्हारी पहली रसोई का नेक। और हाँ, अब से नाश्ता तुम ही बनाना। पहले दिन ही रसोई में तरन जी इतना फिदा हो गया कि जैसे प्रीति ने नाश्ता ना कराया हो, अमृत पिला दिया हो। मेरी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की है ऐसे तरन जी ने। हाँ तरन भैया, पक्का, कल से रोज मैं नाश्ता बना दिया करूंगी। थैंक यू भैया। प्रीति, थोड़ी और सब्जी दो ना, सब्जी तो बहुत चटपटी और टेस्टी है, बस मन कर रहा है खाता जाऊं खाता जाऊं। हद हो गई, ये लोग तो इसे सर पर बिठा लेंगे ऐसे, भला इतनी भी तारीफ करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ भाभी, आप और लीजिए ना। नहीं नहीं,
बस मेरा पेट भर गया है। इसी तरह नाश्ता करके तरन और वरुण ऑफिस चले गए। ऋचा और प्रीति नाश्ते के बाद अपने घर के कामों में जुट गई। अगले दिन शाम को शकुंतला ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई। ऋचा, प्रीति, जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ बेटा, मैं ना ये 2 जोड़ी पायल लाई थी तुम दोनों के लिए, देखकर बताओ कैसी लगी। पायल तो बहुत सुंदर है मम्मी जी। एक थोड़ी ज्यादा भारी है, एक हल्के में भी बहुत सुंदर है। हाँ मम्मी जी, ये भारी वाली पायल मेरे लिए होगी है ना? अरे नहीं ऋचा बेटा, ये पायल प्रीति के लिए है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है ना, ये भारी पायल उस पर अच्छी लगेगी। और ये हल्की वाली तू रख ले, ये भी कितनी सुंदर है देख। पायल तो अच्छी है मम्मी जी, पर इतनी भारी पायल पहनकर थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे बेटा, कुछ अजीब नहीं लगेगा। नई नई शादी के बाद तो ये सब पहना जाता है। कुछ दिन पहन ले, फिर उतार कर रख देना। इस प्रीति के आने से मेरी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। अब मम्मी जी इसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे तो चिंता होती है कि वो दिन दूर नहीं जब मम्मी जी घर भी इसे ही संभला देगी। अरे ऋचा बेटा, क्या हुआ? तू अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। मैं ये पायल अपने कमरे में रख कर आती हूँ। ऐसा कहकर ऋचा पायल कमरे में रखने चली गई और जाकर उसने पायल रखी और खिड़की के पास बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन उसकी सहेली सिमरन का था। हेलो सिमरन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, आजकल तेरी कोई खबर ही नहीं है। हाँ यार, मेरे देवर की शादी थी ना, तो थोड़ी बिजी थी। क्या बात है ऋचा, इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ है? अरे सिमरन, अब क्या ही बताऊं तुझे। मेरी देवरानी है ना प्रीति, उसके आते ही जैसे इस परिवार में मेरी अहमियत ही कम हो गई है। जैसे सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या बात कर रही है, तुझे ऐसा क्यों लगा? जब से प्रीति आई है, घर वाले उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कल उसने पहली बार नाश्ता बनाया, सबने उसके बनाए नाश्ते की इतनी तारीफ की, जैसे लगता था कभी जिंदगी में इतना अच्छा नाश्ता किया ही नहीं था उन्होंने। अब तो उसे ही कह दिया है, नाश्ता तुम ही बनाना रोज। जैसे मैं तो इन लोगों को नाश्ते में करेले का जूस पिलाती थी ना। आए पड़े। अच्छा, तो ये बात है। इतना ही नहीं, मम्मी जी पहले जो भी सामान लाती थी, पहले मुझसे ही पसंद करवाती थी। और अभी आज जब मम्मी जी पायल लेकर आई थी, सबसे अच्छी और भारी पायल उन्होंने उस प्रीति की बच्ची को दे दी। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने घर के लोगों पर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो इस घर की मालकिन बन बैठेगी और मुझे उससे पूछ पूछ कर काम करना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बताती हूँ, वैसा कर। तू ना बिल्कुल भोली बन जा। मतलब? मैं समझी नहीं, ठीक से समझा। अरे यार, तू ना अपनी सास के सामने सीधी सादी बनने का नाटक कर और बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रह। फिर देख तेरी सास कैसे तेरे बस में रहती है। हाँ सिमरन, तू ठीक बोल रही है। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। चल बाय, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय ऋचा, मेरा प्लान काम किया कि नहीं बताना। हाँ। सिमरन ने फोन कट कर दिया। ऋचा को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो खुश थी। अगले दिन सुबह ऋचा शकुंतला के पास गई। मम्मी जी बताइए क्या करना है? आप कहे तो नाश्ता मैं बना दूं क्या? अरे नहीं बेटा, नाश्ता तो प्रीति बना रही है। आज नाश्ते में क्या बना रही है प्रीति? आज इडली सांभर और चटनी बना रही है। बड़ा ही स्वाद खाना बनाती है प्रीति। बस सांभर के साथ थोड़े बड़े भी बनते तो मजा आ जाता। अरे मम्मी जी, आपको बड़े खाने हैं ना, तो मैं बनाऊंगी आपके लिए बड़े। आपको जो भी चाहिए ना, बस मुझे बोल दिया कीजिए। भाभी, बड़े कैसे बनेंगे अचानक? दाल भिगोनी पड़ती है ना बड़ों के लिए, फिर उसे पीस कर बड़े बनेंगे। और नाश्ता तो बन चुका है, मैं मम्मी जी के लिए शाम को बड़े बना दूंगी। नहीं प्रीति, मम्मी जी का मन है ना, तो बड़े मैं अभी ही बनाऊंगी, चाहे कितनी भी देर लगे। मम्मी जी, मैं हूं ना आपके लिए। अरे बेटा, पर अभी बड़े नहीं बन पाएंगे और नाश्ता बन चुका है। मैं शाम को खा लूंगी बड़े। अगर मुझे बड़े खाने थे तो मुझे पहले ही प्रीति को बोलना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। आप कभी गलत बोलती नहीं। अब इतनी जल्दी बड़े तो नहीं बना सकते। आप कभी गलत नहीं बोलती, इसलिए तो मैं हर काम आपसे पूछ कर करती हूँ। हाँ बेटा, मुझे सब पता है। चलो अब सब नाश्ता कर लो। सब नाश्ते के टेबल पर पहुंचे। सबने प्रीति की तारीफ करते हुए नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। शाम को शकुंतला हॉल में बैठी थी, तभी प्रतिमा उनके घर आई। कैसी हो शकुंतला? बस सब ठीक है, तुम बताओ अपना हालचाल। अरे क्या बताओ शकुंतला, कमबख्त ये जोड़ों का दर्द जीने नहीं देता। ऊपर से मेरी बहू ने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ प्रतिमा? अपनी बहू से तू इतनी परेशान क्यों है?
तुझसे काम करवाती है क्या इस बुढ़ापे में? अरे नहीं शकुंतला, काम तो कुछ नहीं कराती, पर सारा दिन मम्मी जी करती रहती है। मम्मी जी मैं ये कर लूं, मम्मी जी मैं वो कर लूं, एक काम खुद से नहीं करती। मैं कहीं बाहर जाऊं तो घर में खाना तक नहीं बनाती। कहती है मम्मी जी आप आएंगी, आपसे पूछूंगी फिर बनाऊंगी। अरे यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर तुझे तेरी बहू को समझाना चाहिए ना, ऐसे तो घर चौपट हो जाएगा। अब मैं तो समझा के थक गई हूँ, पर उससे एक काम अपनी मर्जी से नहीं होता। न जाने मेरे बाद घर कैसे चलाएगी। हाँ ये बात तो है, हर किसी की अपनी सोच समझ होनी चाहिए। तभी ऋचा शकुंतला के पास आकर बोली, मम्मी जी आप कहे तो चाय बना लाओ। हाँ बेटा 2 कप चाय बना ला। मम्मी जी चाय के साथ कुछ ले आऊं क्या अगर आप कहें तो? अरे हाँ प्रतिमा काकी आई है तो चाय के साथ नाश्ता भी लाएगी ना। तो नाश्ता क्या लाऊं मम्मी जी? आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ऋचा तेरा दिमाग खराब है क्या? हर बात मुझसे पूछ कर करेगी। अरे चाय नाश्ता लेकर आ, नाश्ते में कुछ नमकीन बना कर ला। तभी वहां प्रीति आती है। ये लीजिए मम्मी जी चाय और मठरियां। काकी आप भी लीजिए ना, आप लोग चाय पीजिए, बातें कीजिए, तब तक मैं बड़े बना देती हूँ। तुमने मम्मी जी से बिना पूछे ही मठरी बना दी? अरे एक बार पूछना तो चाहिए था। भाभी प्रतिमा काकी आई हैं, वैसे भी शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो चाय तो बनानी थी, और चाय के साथ तो मठरी अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने बना दी। हाँ प्रीति बेटा अच्छा किया जो चाय ले आई। मैं भी बस चाय बनाने ही जा रही थी, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा जा तो रही थी, पर प्रीति तो बनाकर ही ले आई। शकुंतला तेरी बड़ी बहू बहुत भोली है, मेरी बहू की तरह। हाँ चलती हूँ मैं। प्रतिमा चली गई। अगले दिन सुबह तरण ने ऋचा को आवाज दी, ऋचा मेरी येलो शर्ट प्रेस कर दो, ऑफिस जाना है। हाँ एक बार मम्मी जी से पूछकर प्रेस करती हूँ। अरे अब मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए मम्मी से क्या पूछोगी? तुम भी ना हद करती हो। देखिए मुझे तो जो मम्मी जी कहेंगी मैं बस वही करूंगी। मम्मी जी मैं इनकी शर्ट प्रेस कर दूं क्या? हाँ बेटा तरण को शर्ट चाहिए तो प्रेस करके तो देनी होगी ना। जी मम्मी जी अभी कर देती हूँ। हे भगवान ये ऋचा को क्या हो गया पता नहीं, प्रभु इसे सद्बुद्धि दे। इसी तरह ऋचा हर काम शकुंतला से पूछ कर किया करती और उनकी हाँ में हाँ मिलाती। एक दिन शकुंतला ने ऋचा और प्रीति को बुलाया। आज तुम दोनों बाजार चली जाओ, घर का कुछ सामान लाना है। प्रीति तुम सब्जियां ले आओ और ऋचा तुम घर का राशन लेते आओ, ये लो पैसे। शकुंतला ने दोनों को पैसे दे दिए। जी मम्मी जी मैं अभी जाकर सब्जियां ले आती हूँ। आपको कोई खास सब्जी खाने का मन हो तो बता दीजिए, मैं लेती आऊंगी और आज शाम को बना दूंगी। अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस घर की जरूरत के हिसाब से ले आना। ठीक है मम्मी जी। प्रीति बाजार चली गई। तभी ऋचा ने शकुंतला से कहा, मम्मी जी आप सामान की लिस्ट बना देती तो मैं सामान ले आती। बेटा मैं कहाँ किचन में रहती हूँ, किचन तो तुम दोनों देखती हो ना, तो तुम्हें ही पता होगा क्या क्या लाना है। फिर भी मम्मी जी आप समझदार हैं, बड़ी हैं, आप बताएंगी तो अच्छा होगा। मैं तो सब कुछ आपसे पूछ कर ही करती हूँ। अच्छा बेटा चलो किचन में, मैं ही देख कर बताती हूँ। एक काम कर, मूंग की दाल, चावल, चीनी और घी ये देख ले और बताती हूँ देख कर। मम्मी जी ये सामान कितने कितने किलो लाना है ये भी बता दीजिए। मुझे तो आप जैसे बताएंगी मैं वैसे ही कर लूंगी। अरे जरूरत के हिसाब से ले आना। नहीं नहीं मम्मी जी आप बताइए ना, मैं वैसे ही ले आऊंगी। अब मैं प्रीति की तरह तो हूं नहीं कि अपनी मनमानी करूं। उसने तो आपसे ये तक नहीं पूछा कि क्या सब्जियां लानी है, बस बैग उठाकर सीधे बाजार चली गई। इतनी देर में प्रीति सब्जी लेकर आ भी जाती है। ऋचा को सामान लिखता देखकर कहती है, अरे भाभी आप अभी तक सामान लाने नहीं गई? मैं तो सब्जियां और फल ले भी आई। मैं तो मम्मी जी से पूछ पूछ कर एक एक सामान लिख रही हूँ, फिर लेने जाऊंगी। मैं हर काम उनसे पूछ कर करती हूँ। हाँ ये तो है, ऋचा कुछ भी अपने मन से नहीं कर पाती। प्रीति बेटा तू ठीक से ले आई ना सब्जियां? हाँ मम्मी जी, मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और हरी सब्जियां में लौकी, शिमला मिर्च, कद्दू ये सब ले लिया है। थोड़े फल भी ले आई हूँ। अरे वाह, सब्जियां और फल तो सही तरीके से ले आई बेटा तू। पर पैसे कुछ बचे या सारे खर्च हो गए? मैंने पूरे 70 रुपये बचाए हैं। सब्जियां भी ठीक से मोल भाव करके लेती हूँ। अरे आजकल ये सब्जी वाले ना 4 पैसे बढ़ाकर ही बोलते हैं, तो उनसे बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। आखिर हमारे यहाँ भी मेहनत की कमाई तो आती है। शाबाश बेटा, तू तो पक्की गृहिणी है।
हर गृहिणी को सही तरीके से घर चलाना और पैसे खर्च करना आना ही चाहिए। आज से मैं तुझे इस घर का भार सौंपती हूँ। ये ले 40,000 रुपए, अब इसमें तुझे पूरा महीना चलाना है। जी मम्मी जी, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें मानती थी, आपके पीछे पीछे रहती थी, आप जो कहते मेरे लिए लोहे की लकीर थी, फिर भी आपने इस कल की आई प्रीति के हाथों में घर सौंप दिया। क्यों मम्मी जी, आखिर क्यों? वो इसलिए रिचा बेटा क्योंकि तू बहुत भोली है और तू तो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। तू घर कैसे चलाती? पर मम्मी जी, मुझे एक मौका तो देती आप। मैंने ये सामान लाने वाली बात तुम दोनों को परखने के लिए ही कही थी। अब देख, प्रीति ने अपनी समझ से कितना सही बाजार किया, थोड़े पैसे बचा कर भी लाई, और तुम मुझसे पूछ कर सामान लिख रही हो। बेटा, घर संभालते टाइम बहुत सी चीजें खुद से करनी पड़ती है, और तुम तो कोई भी डिसीजन मेरे बगैर ले नहीं सकती। तुम बहुत सीधी हो, इसके लिए प्रीति ही ठीक है। कोई बात नहीं भाभी, ये घर हम दोनों मिलकर संभालेंगे। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, घर तुम ही संभालो, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। ऐसा कहकर रीचा अपने कमरे में चली गई। मम्मी जी, भाभी तो इस बात से बहुत नाराज हो गई। अरे उसे समझना चाहिए ना, जो जिस चीज के लायक होता है उसे वही काम सौंपा जाता है। उसकी नाराजगी की वजह से मैं ये घर उसके हाथों में तो नहीं दे सकती। मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये घर अच्छे से संभालेगी और बचत भी करेगी। हाँ मम्मी जी, मैं आपको एक काबिल गृहिणी बनकर दिखाऊंगी। आपको अपनी बहू पे गर्व होगा। मैं बचत किए हुए पैसे आपको दे दिया करूंगी, जिसे जमा करके आप घर का कोई सामान ले आइएगा। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। अब जाकर तू ही राशन ले आ। आज ऋचा गुस्से में ही रहेगी शायद, पर धीरे धीरे उसे भी समझ में आ जाएगा। प्रीति ने शकुंतला से पैसे लिए और राशन लाने चली गई। इसी तरह चापलूसी करके ऋचा को कुछ नहीं मिला और प्रीति ने अपनी समझ से अपने घर में अपनी जगह बना ली थी। प्रिया की शादी हो रही है और वो रो रही है क्योंकि अब उसकी विदाई होने वाली है। तभी बुआ, उठो ना बुआ। अरे क्या गोलू, सपने में भी मेरी शादी में अड़चन डाल रहा है। अरे बुआ उठो ना, मुझे स्कूल जाना है। तेरे पापा कहाँ हैं? अरे वो तो आज जल्दी ऑफिस चले गए। पापा ने कहा बुआ को बोलना, वो तुझे छोड़ देंगी। वैसे भी वो फ्री तो है। ऐसा कहा तेरे पापा ने? मैं फ्री हूँ? अरे मेरी भी जॉब है, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। शादी नहीं हुई इसका मतलब मैं फ्री होगी? रुक जा, आने दे तेरे पापा को रात को। खैर नहीं उसकी। वो सब बाद में कर लेना, आपका तो सालों से चल रहा है। अब मुझे स्कूल छोड़ दो, चलो ना। हाँ चल, पहले तुझे स्कूल छोड़ देती हूँ। प्रिया अपने भतीजे को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ उसे स्कूल की एक पुरानी दोस्त मिल जाती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ? अरे काजल, कैसी हो तुम? कितने वक्त बाद मिल रहे हैं हम। यहाँ कैसे? बस तुम्हारी तरह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आई थी। अरे नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, तो तुम्हारी कोई बेटी है क्या? नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है काजल। क्या? तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? लेकिन तुम्हारा भाई तो तुमसे छोटा है ना, उसका बेटा भी है, और तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा। प्रिया, हमारी क्लास में सबकी शादी होगी, सबके बच्चे भी हैं, किसी के दो हैं। तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही देरी कर दी है? अरे आजकल तो ऐसा ही चलता है काजल, मैं ना थोड़ी करियर ओरिएंटेड हूँ ना, बस इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी मानो तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। 35 साल की उम्र लड़की की कम नहीं होती। हाँ तो एक काम करो ना, तुम ही बता दो कोई लड़का, मैं तो आज के आज शादी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। हाँ फिर कभी मिलते हैं सब सहेलियाँ। हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं मिलना इन सबसे। अगर मिली तो ये सब तो अपने बच्चों की बातें कर रही होंगी, और मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जिसके बारे में बता सकूं। क्या किस्मत है मेरी। प्रिया की उम्र 33 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, और इस वजह से उसे हर जगह इसी बात को लेकर ज्ञान सुनना पड़ता था। अरे भाभी जी, लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन आपकी बेटी की उम्र भी तो हो गई है ना। अब ये खुद 33 की है तो मैं लड़का कहाँ से ढूंढूं अंकल? हैं, आप ही बताइए। हाँ मैं समझ सकती हूँ बहन जी, लेकिन 35 साल का लड़का ये लग नहीं रहा। अब मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना बहन जी, कम उम्र वाले लड़के खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी तो नहीं करेंगे हैं?
और आपको तो 34-35 साल के लड़के अच्छे नहीं लगते। बताइए मैं क्या करूं? तूने अभी तक वैसे भी कुछ नहीं किया, तभी तो घर में बैठी हूँ। सालों से इसका चेहरा देख रही हूँ, अब तो इसका चेहरा मुझे देश के नक्शे से भी ज्यादा याद हो गया। अरे प्रिया तू आ गई, पुत्र राजा देख, ये लड़का कैसा देख रहा है तुझे? ये लड़का है? ये तो 2 बच्चों का बाप लग रहा है आंटी जी। पुत्र जी, आपकी शादी सही टाइम पे हो गई होती ना तो आज आपके भी 2 बच्चे होते हैं। अब तेरी भाभी को ही देख ले, 26 साल की है, एक बच्चा भी हो गया जो स्कूल जाता है। हाँ, तो आपने सही टाइम पे अच्छा लड़का दिखाया होता तो आज मेरी विदाई हो चुकी होती और मेरे बच्चे आपको नानी नानी कह रहे होते। अरे मैंने तो जब तू 22 की थी ना तब से रिश्ते दिखाना शुरू किया है पुत्र जी। तेरे इतने नखरे, ये नहीं वो नहीं, इसका नाक ऐसा उसका काम ऐसा। अब देखते देखते 10 साल हो गए देख, और जिन लड़कों को मैंने तेरे लिए दिखाया था ना अब उनके तो बच्चे भी हो गए। अरे गुड्डू आंटी, ये लड़का सच में ही अंकल लग रहा है। दीदी के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए ना प्लीज। हाँ बहन जी देखिए ना, अब तो हम भी थक गए हैं इसके लिए रिश्ते देख देख कर। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं चली जाऊं घर छोड़ के? आप कहो तो चली जाती हूँ। अब ज्यादा मत बोल प्रिया, जब देखो चिड़चिड़ करती रहती है। अब रहने दो बहन जी, बच्ची है। अरे बच्ची भी नहीं है, मेरा मतलब है रहने दो बहन जी, मैं देखती हूँ कोई अच्छा सा अंकल, मेरा मतलब है अच्छा सा लड़का इसके लिए। जी शुक्रिया बहन जी। क्या हो गया है तुझे, ऐसे बात करते हैं क्या बाहर वालों के सामने? तो क्या करूं? आप ही कह रही थी थक गए हम इसके लिए रिश्ता देखते देखते। ऐसा ही बर्ताव रहा ना तेरा तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे प्रिया। वैसे भी कौन सी शादी हो रही है मेरी? हाँ, आपने पहले राहुल की शादी करवा दी जबकि वो मुझसे छोटा है। अरे तो क्या करती मैं, उसे भी कंवारा रख देती तेरी तरह। तुझे तो राजकुमार चाहिए था अपने लिए, इसीलिए कभी कोई कमी तो कभी कोई कमी निकालती रही लड़कों में। अब देखो कोई मिल ही नहीं रहा। और तो मैं आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, आपसे पैसे नहीं मांगती मैं। देख कविता, देख कैसे बात कर रही है ये लड़की। तुझे क्या लगता है तेरे खाने पीने से हमें दिक्कत होगी? कुछ भी बोलती है ये लड़की। अरे एक माँ का दिल जानता है कि उसकी जवान बेटी जब घर में बैठी हो तो कैसा लगता है। जब लोग बार बार पूछते हैं अभी तक नहीं हुई शादी, क्या कोई कमी है क्या आपकी बेटी में? तुझे क्या बताओ कैसा लगता है बेटा। हर वक्त बस यही इमोशनल ड्रामा चलता रहता है यहाँ। शादी शादी शादी। मैं जा रही हूँ ऑफिस, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। ऐसा नहीं था कि प्रिया नहीं चाहती थी शादी करना, लेकिन अब बात ये थी कि उसकी उम्र के लड़के मिलना मुश्किल हो गया था जो प्रिया को भी पसंद आ सके। अरे ओ प्रिया, आ गई तुम? आज की ताज़ा खबर सुनाओ, क्या हुआ अब? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अरे क्या नहीं पता? अरे हमारे बॉस है ना, उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। क्या? वो तो 60 साल के हैं, तीसरी शादी कर ली? सच में, यहाँ लोगों की एक शादी नहीं हो रही और ये यहाँ 3 कर रहा है। मुझे ताना मार रहे हो क्या? अरे सॉरी, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ हो जाएगी शादी प्रिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? 33 की हूँ, अगले कुछ महीनों में 34 की हो जाऊंगी मैं। क्या? मुझे लगता है तुम्हें जॉब से ब्रेक लेकर लड़को ही ढूंढने चाहिए अभी। लाओ दो। क्या दूं? अरे लड़के का पता दो ना, अभी जाती हूँ उससे शादी कर लेती हूँ। अरे मेरे पास कहाँ से है लड़के का एड्रेस? हाँ तो अगर लड़का नहीं ढूंढ सकते तो ज्ञान भी मत दो प्लीज। हाँ चलो अपना काम करते हैं सब। सबको ज्ञान देना है बस। अरे कोई अच्छा सा लड़का भी बता दो। हे भगवान, आपको भी मैं नजर में नहीं आती क्या? किसी को 3 शादी का सुख दे रहे हैं आप और मुझे एक का भी नहीं। हमारे समाज में शादी ना होना एक बड़ा मुद्दा माना जाता है, इसीलिए क्या रिश्तेदार और क्या पड़ोसी आपके घर के इस मैटर में पड़े ही होते हैं अक्सर। अरे जानकी कहाँ रह गई? अरे ये फिर आ गई झले पर नमक छिड़कने। माँ मैं तो भाग रही हूँ कमरे में। अरे प्रिया सुन तो, कहाँ जा रही है? अरे कहीं नहीं जा रही हूँ आंटी, सालों से सोच रही हूँ कहीं चली जाओ। क्या? अरे इसका मतलब है ऑफिस की छुट्टी है आज से, इसलिए कहीं नहीं जा रही। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुझसे ही काम था आज। क्यों?
नए ताने सोच के आई हैं क्या आप सुनाने के लिए? क्या? अरे इसका मतलब है कौन सी नई खबर लाई हो तुम आज? ये इसके सारे मतलब तुम ही क्यों समझती हो, मुझे क्यों समझ में नहीं आते। खैर छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि आज तू घर पे है तो मुझे नए शादी के कार्ड की डिजाइन दिखा दे जरा। क्यों, आप फिर से शादी कर रही हैं क्या? अंकल ने फाइनली छोड़ ही दी आपको? क्या? अरे इसका मतलब है कि किसकी शादी है जो कार्ड देखना है? अरे वो मेरी काम वाली है ना, उसकी बेटी की शादी है, अभी 20 साल की ही तो है। तो वो बोल रही थी कि उसे कुछ डिज़ाइन चाहिए। मैंने सोचा भले का काम है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, उसकी बेटी की भी शादी हो रही है? उसकी बाकी तीनों बेटियों की हो गई? अरे कब की हो गई जानकी, उनके बच्चे भी हैं। अब ये सबसे छोटी वाली लड़की है ना, उसकी भी विदाई हो जाएगी। अरे प्रिया, तुझे तो याद ही होगी वो इमली, तेरे पास चॉकलेट लेकर जाती थी ना कभी कभी। हाँ याद है। हाँ, अब तो उसकी भी विदाई हो रही है। पता नहीं हमारे प्रिया का भाग कब खुलेगा। अब तो वो सबकी मम्मी लगने लगी है ना, उम्र भी तो हो गई है। खैर छोड़ो, मुझे ना ये सारी बातें करने में मज़ा नहीं आता। मैंने तो सोचा किसी की मदद हो जाएगी, कार्ड का डिज़ाइन पसंद कर लूँगी तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये इमली को तो आपसे खास लगाव होगा नहीं आंटी? मैंने सुना था आपके बेटे और इसके बीच में कुछ चल रहा था, है ना माँ? अरे क्या बोल रही है ये लड़की? हाँ, शायद आपकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है इमली ने, तभी तो कहीं और शादी करी है। मैं आपको ना कार्ड के डिज़ाइन भेज देती हूँ, ठीक है? आजकल की लड़कियों को तो शर्म ही नहीं है बड़ों से बात करने की। अरे अभी अभी तो आपने कहा आंटी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मम्मी लगती हूँ, फिर तो आपको भी मुझसे तमीज़ से पेश आना चाहिए, है ना? लेकिन आपसे तो होता नहीं वो। अरे कावेरी बच्ची है वो, ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल दिया। प्रिया अंदर जाओ। अरे पर मैंने, अंदर जाओ। जान के देख ले, तेरे कहने पर इसे माफ़ कर रही हूँ मैं, वरना प्रिया की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। प्रिया का गुस्सा सबको दिख रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ किसी को समझ नहीं आ रही थी। समाज का उस पर दबाव डालना, सबका उसे अजीब नज़रों से देखना, ताने मारना, ये सब काफ़ी था उसके बर्ताव को चिड़चिड़ा बनाने के लिए। दीदी नाश्ता कर लीजिए। नहीं, नहीं खाना मुझे, खा लीजिए आप सब। अरे किस बात का गुस्सा है? हाँ, कल माँ ने बताया मुझे कि कैसे आपने कावेरी आंटी को खरी खोटी सुनाई। तो क्या करती, चुपचाप सुनती रहती सब। अरे उनका काम ही है सब बातें फैलाना। आप उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगी तो पूरे मोहल्ले में आपको बदनाम करेगी, फिर कौन करेगा आपसे शादी? अरे नहीं करनी मुझे शादी, बस। तो क्या पूरी जिंदगी इसी घर में पड़े रहना है, भाई के घर में? भाई का घर? ये मेरा भी घर है, समझा? पापा ने इसका आधा हिस्सा मेरे नाम पे किया है। अच्छा, अब समझा। इसलिए आपको शादी नहीं करनी है, क्योंकि इस घर का आधा हिस्सा चाहिए आपको। तू पागल हो गया क्या? क्या बातें कर रहा है? पहले आपके लिए इतने रिश्ते आते थे, फिर भी आपको नखरे थे। अब देखो, कंवारी बड़ी बहन घर में बैठी है, क्या क्या बोलते हैं लोग। हाँ, तुझे तो बड़ी चिंता है अपनी बड़ी बहन की, तो तू ही करवा दे शादी फिर। मेरे हाथ में होता ना तो कब की करवा देता। मैंने तो कहा था उस मल्होत्रा से कर लो शादी। उस मल्होत्रा से? उसकी शादी पहले से ही टूटी हुई है, एक बच्चा है उसका। तू चाहता है कि मैं उससे शादी करूं? दीदी, आपकी जितनी उम्र है ना, अब आपको कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला जिसके आप सपने देख रही हैं। मेरी मानो तो अब ऐसे ही रिश्ते आने वाले हैं आपके लिए। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। अब सुन रही ना माँ, ये क्या कह रहा है? अरे सुना मैंने सब, उसकी गलती नहीं है। सारा दिन ताना सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया है बस। आप सबका दिमाग खराब हो रहा है, जरा मेरी सोचिए। लोग मुझे क्या क्या कहते हैं कि तेरे छोटे भाई ने तो शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, कहीं तुझ में कोई कमी तो नहीं है। इसके भाई को तो इसकी पड़ी नहीं, खुद का संसार बसा के बैठा है। ऐसे ऐसे ताने मैं रोज सुनती हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुझसे कभी नहीं कहा कि तूने पहले शादी क्यों की। कहा कभी? लेकिन तुम सब भी अब मुझसे तंग आ गए हो, मैं जानती हूँ। इसलिए अब जो भी अगला रिश्ता आएगा उसमें मेरी शादी फिक्स कर देना, मैं हाँ कर दूंगी, और कर देना मुझे विदा। कहते हैं बाहर वालों का दर्द देना इतना नहीं चुभता जितना अपनों का चुभता है। प्रिया के साथ भी यही हुआ। उसके घर वालों ने जब उस पर ताने कसे तो वो काफ़ी उदास हो गई थी। अब तो बस यही था कि विदा कर दो मुझे। ये लो प्रिया भी आ गए।
यहाँ आ प्रिया, तुझे कुछ दिखाना है, तेरे लिए रिश्ता आया है। गुड्डू आंटी मैं तैयार हूँ, चाहे कोई भी हो, कैसा भी दिखता हो, कुछ भी करता हो, मैं तैयार हूँ। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन ले, वो लड़का। कोई भी कमी हो चलेगा, शादीशुदा है ना, बच्चा है, वो भी चलेगा। मुझे उसकी फ़ोटो भी नहीं देखनी, मैं तैयार हूँ। आप सब मम्मी से डिस्कस कर लीजिए, उन्हें भी हाँ कह दीजिए। प्रिया मेरी बात तो सुन बेटा। मेरी तरफ से हाँ है, आप उन्हें कह दीजिए, और अगर उनकी तरफ से भी हाँ है तो हम सीधा शादी करेंगे। लेकिन लड़की के बारे में पहले सुन तो लेती बेटा। एक बार उसने ठान लिया तब किसी की नहीं सुनेगी वो। प्रिया ने बिना देखे और बिना उस लड़के के बारे में कुछ भी जाने शादी के लिए हाँ कह दी, और लड़के वालों को भी ये रिश्ता मंजूर था, इसलिए दोनों घरों ने मिलकर प्रिया और योगेश की शादी तय कर दी। अब तो आप दोनों खुश है ना? फाइनली इस घर से जा रही हूँ मैं। बेटा हम तुझसे उतना ही प्यार करते हैं, तू हमें गलत मत समझ। एक बार दूल्हे को तो देख लो दीदी। मेरे नसीब में जो भी हो अब मैंने स्वीकार कर लिया है, अब बस मुझे विदा होना है इस घर से। वो तो मैं कर ही दूंगा तुम्हें विदा, बस एक बार अपने दूल्हे को देख तो लो। राहुल प्रिया को जब मंडप में ले आता है तो उसका दूल्हा योगेश वही लड़का था जिसे एक वक्त पर प्रिया पसंद करती थी, लेकिन योगेश पढ़ाई करने के लिए विदेश जा चुका था। लेकिन उसकी शादी योगेश के साथ ही हो रही थी। क्यों, पसंद आया दूल्हा? हाँ या ना? हाँ, और तुझे मैं ये बता रही थी कि योगेश तुझे शादी के बाद विदेश ले जाएगा, तुम दोनों वहीं रहोगे। क्या? सच? सच। फाइनली दीदी घर से नहीं, इस देश से भी विदा ले रही हैं। जीजा जी अब आप ही संभालना इसे, हमने तो कर दी अपनी बेटी विदा, अब आप जानो आपकी मुसीबत जाने। मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी करो मुझे विदा, इससे पहले कि कावेरी आंटी आ जाए।